हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कॉपीराइट से हमें दो टाइप्स के राइट्स मिलते हैं, इकोनॉमिक राइट्स और मोरल राइट्स। अब देखो, ये जो राइट्स हैं इनकी क्रिएशन के भी दो तरीके हैं। या तो क्या करें, हम रजिस्टर कर देते हैं तो भी हमें कॉपीराइट मिल जाता है, नहीं तो विद क्रिएशन जो है हमारा कॉपीराइट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब हमें कॉपीराइट तो मिल गया, पर ये कॉपीराइट कितने टाइम तक हमारे वर्क को प्रोटेक्ट करेगा, ये हमें देखना है। तो आज की हमारी वीडियो इसी सब्जेक्ट मैटर पर बेस्ड है। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो कॉपीराइट है इसकी टाइमलाइन क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक ये मेरे वर्क को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखो भाई, जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है वो इंडेफिनाइटली नहीं चलती। ये नहीं है कि वो हमेशा पूरे टाइम तक परपीचुइटी तक चलेगी। ठीक है, टर्म दी गई है। टर्म कहाँ कहाँ दी गई है? सबसे पहले टर्म दी गई है नेशनल लॉज में, और दूसरे टर्म दी गई है कहाँ पर? इंटरनेशनल कन्वेंशन में। ठीक है, तो नेशनल लॉज ने एक टर्म दी है जिसके लिए कॉपीराइट को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब देखो, ये मेरी क्रिएशन है। ठीक है, अब ये मेरी क्रिएशन है। मान लो मैं लेट्स से कि मैंने एक पोएम लिखी। ठीक है, अब क्या सीन है कि ये जो पोएम है, अब मेरे पास राइट्स है इसको एक्सप्लॉइट करने का, कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने का, इसको यूज करने का। ठीक है, तो मेरे पास राइट है, तो मुझे क्या क्या कॉपीराइट, मुझे क्या क्या राइट देता है कि एक तो मैं एक्सप्लॉइट करूं, प्लस क्या करूं, इसको प्रोटेक्ट करूं कि कोई और पर्सन आके इसको एक्सप्लॉइट ना कर सके, ये कोई और पर्सन इसका जो अनऑथराइज्ड यूज है वो ना कर सके। ठीक है, तो इसीलिए टर्म क्या है? टर्म नेशनल लॉ में दी गई है, और ड्यूरेशन या टर्म वो है जिस टाइम के लिए कॉपीराइट को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपनी पर्सनल यूसेज के लिए, और प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये टर्म कब शुरू होती है, इसकी एक टाइमलाइन बनाते हैं। अब भाई देखो, मान लो यहाँ पर मैंने जो वर्क है वो क्रिएट कर दिया, ये मेरी टाइमलाइन। ठीक है, कॉपीराइट की टर्म बिगिंस। टर्म कब शुरू होती है? व्हेन वर्क इज क्रिएटेड एंड और एक्सप्रेस्ड इन द टेंजिबल फॉर्म टू पब्लिक। मतलब कि मैंने एक पोएम लिखी, ठीक है, वर्क इज क्रिएटेड, मेरा वर्क क्रिएट हो गया तो मेरा कॉपीराइट बन गया। ठीक है, या फिर मैंने कुछ सोच के और सीधा ही मैंने ऑन द स्पॉट जो है कुछ भी सोच के और पब्लिक के सामने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक्सप्रेस किस फॉर्म में? टेंजिबल फॉर्म में। तो ये क्या हो गई? ये मेरी टर्म शुरुआत हो गई। अब टेंजिबल फॉर्म क्यों है? क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जहां पर जो इनटेंजिबल चीजें हैं उनके लिए कॉपीराइट नहीं ग्रांट किया जाता। और यार ये प्रैक्टिकल भी है कि अगर मान लो मेरा एक थॉट आया, तो किसे पता कि वो मेरा ओरिजिनल थॉट था या नहीं, जब तक वो टेंजिबल फॉर्म में नहीं है। वैसे ही मान लो कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर के दिमाग में कोई आइडिया आया और उसने बाय वर्ड ऑफ माउथ किसी को बता दिया कि भाई मुझे ये आइडिया आया है। ठीक है, पर उसके बाद अगर कोई कॉपी करता है तो इट्स ओके, वो कर सकता है। बट अगर उसने इसको रिड्यूस कर दिया टू राइटिंग और टू अ वीडियो, तो उसके बाद इस पर कॉपीराइट जो है वो सबसिस्ट करता है। तो सिमिलरली हमारा कॉपीराइट कब क्रिएट होता है? इधर मैंने अपने वर्क को एक्सप्रेस कर दिया है टू द पब्लिक, किस फॉर्म में? टेंजिबल फॉर्म में, और मैंने अपने वर्क को क्रिएट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल एसेट। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गई हमारी वीकली। अब ये कब तक चलेगा हमें ये देखना है। अब अगर मान लो जिसने, जो क्रिएटर है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो अगर मान लो उसकी डेथ हो गई यहाँ, तो क्या कॉपीराइट खत्म हो जाएगा या कॉपीराइट आगे चलेगा? तो कॉपीराइट डेथ ऑफ द ऑथर पर खत्म नहीं होता है, इट विल कंटिन्यू आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। ऑथर की डेथ के बाद भी कंटिन्यू करेगा। उसके बाद अभी जो जितनी टर्म हमें नेशनल लॉ ने डिटरमिन करी है उस टर्म तक ये जो है ये कंटिन्यू करेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा? ताकि जो सक्सेसर्स हैं
उन्हें क्या मिल जाए, इकोनॉमिक राइट्स मिल जाए। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सक्सेसर्स हैं, उन्हें जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, मेरी पोएम कल को पब्लिश हो गई या लोग उसको रिसाइट कर रहे हैं तो मुझे उसके लिए राइट्स देने हैं, तो जो भी राइट्स, जो भी उससे कमर्शियल वैल्यू हमें गेन हुई, उसको मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सक्सेसर्स हैं, वो क्या कर सके, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके। अब इकोनॉमिक बेनिफिट और मोरल बेनिफिट्स में क्या फर्क है, ये आप मेरी लास्ट वीडियो में जाकर एक डिटेल्ड वर्जन में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सक्सेसर्स जो हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सके। अब कुछ कंट्री, अब ये तो हो गई हमारी बात किसकी, ये बात हो गई हमारे पास इकोनॉमिक राइट्स की, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से ले सकते हैं, इकोनॉमिक राइट्स, और कब तक ले सकते हैं, जितनी लॉ में जो है वो डिटरमिन किया गया है। उसके बाद हमारे पास आ गए मोरल राइट्स, ठीक है, ये तो हो गए इकोनॉमिक राइट्स। In some countries, moral rights persist till perpetuity. इसका मतलब हमेशा तक जो है इकोनॉमिक राइट्स यहाँ तक हो गए, पर जो मोरल राइट्स हैं वो टिल परपीचुइटी, मतलब कि हमेशा तक जो मोरल राइट्स है वो रहेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गई टाइमलाइन कि वर्क क्रिएट हुआ, वहां से जो है हमारा कॉपीराइट स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इकोनॉमिक राइट्स को जो एंजॉय कर सकते हैं, और कुछ कंट्रीज में जो मोरल राइट्स हैं वो टिल परपीचुइटी दिए गए हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई, ये इकोनॉमिक राइट्स हमें कौन डिफाइन करता है, नेशनल लॉ, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। साथ में टर्म कौन प्रोवाइड करता है, साथ में इंटरनेशनल कन्वेंशंस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हमारे पास होगी बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन 1886 कॉपीराइट पर बेस्ड है और ये बताती है एटलीस्ट 50 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ जो ऑथर है वो कॉपीराइट दिया जाना चाहिए, और इंडिया जो है वो एक सिग्नेटरी है इसी कन्वेंशन की, तो इंडिया भी ऑब्वियसली ये रूल फॉलो करेगी। तो एटलीस्ट 50 ईयर का टाइम पीरियड जो है वो दिया जाना चाहिए आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर कॉपीराइट के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो नेशनल लॉज हैं वो क्या कहते हैं। नेशनल लॉज या फिर हम कहें कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 22 क्या कहता है, सेक्शन 22 जो है वो कैटेगराइज करता है कॉपीराइट को, ठीक है। ये बताता है कि भाई जो लिटरेरी काम है, पोएम होगी, एसे हो गया, आर्टिकल हो गया, ड्रामेटिकल काम है, मैंने ड्रामा लिख दिया, मैंने शॉर्ट फिल्म लिख दी, कोई स्ट्रीट प्ले लिख दिया, म्यूजिकल है, लिरिक्स लिख दी, उसकी कॉम्पोजिशन बना दी, आर्टिस्टिक वर्क है, पेंटिंग होगी, पोट्री होगी, स्कल्पचर हो गया, मैंने कुछ भी किया। अगर इन सब में से लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क में से कुछ भी किया गया है तो उसकी टर्म क्या है, उसकी टर्म है लाइफ ऑफ द ऑथर, ठीक है। लाइफ ऑफ द ऑथर हो गई यहाँ तक, प्लस 60 इयर्स बिगनिंग फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग डेथ। लेट्स से कि जो ऑथर है उसकी डेथ कब हो गई, 2020 में जो है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो कॉपीराइट की प्रोटेक्शन जो है फॉर 60 इयर्स है आफ्टर द डेथ, पर ये 60 इयर्स कब शुरू होगा, फ्रॉम ईयर फॉलोइंग द डेथ, मतलब कि 2021 से जो है हमारा टर्म ऑफ 60 इयर्स बिगिन होगी, ठीक है। तो 2021 से 60 ईयर तक कब हो गया, 2081 तक जो है मेरा जो ये वर्क है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट 1957। अब अगर मान लो जॉइंट ओनरशिप थी, दो क्रिएटर्स थे उस काम के, तो कब तक मिलेगी, डेथ ऑफ द लास्ट ओनर। ये हमारे पास टाइमलाइन है, ओनर 1 की डेथ यहाँ होती है, ओनर 2 की डेथ बाद में होती है, ठीक है। दो ओनर्स हैं तो इसकी डेथ के फॉलोइंग ईयर्स से 60 ईयर जो है वो मेजर किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेक्शन नंबर 22। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 23। अब भाई क्या होता है, कुछ लोग या तो कुछ लोग अपना नाम नहीं लिखते, या फिर वो क्या करते हैं कोई पेन नेम रख लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई स्क्रीन नेम रख लेते हैं, वो स्क्रीन पर उस नाम से जो है वो एक्ट करते हैं या अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, अगर मान लो एनोनिमस और सूडोनोनिमस कोई काम है,
ठीक है। एनोनिमस क्या हो गया कि हमें नहीं पता कि किसने किया है, और सूडोनेमस क्या हो गया, सूडोनेमस हो गया अलाइस और फॉल्स नेम यूज डिफरेंट फ्रॉम रियल लाइफ से अलग नाम जो है वो यूज किया जा रहा है। ठीक है। अगर नॉनमस या सूडोनोनमस है अदर देन फोटोग्राफर्स को छोड़ के 60 years if identity of one revealed before death। ठीक है, वही सेम शुरू हुआ, वर्क क्रिएट हुआ, ऑथर की डेथ हो गई, ऑथर की डेथ के बाद हमें पता है कि ऑथर कौन है, इस एनोनिमस या सूडोनोनिमस का। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ जो पेन नेम्स होते हैं या स्क्रीन नेम्स होते हैं, हमें उनका रियल लाइफ नेम भी पता होता है कि भाई ये इस इंसान का काम है। तो अगर तो हमें उसकी आइडेंटिटी पता है तो कब तक हो गया, उसके 60 इयर्स तक हो गया। ठीक है, या तो हमें आइडेंटिटी पता है, या अगर जॉइंट ओनर्स हैं तो उनमें से एक की भी आइडेंटिटी अगर रिवील हो गई। ठीक है, अगर मान लो कि जॉइंट ओनर्स हैं, उनकी सबकी आइडेंटिटी पता है, तो जो लास्ट डेट हुआ, कुछ पहले यहाँ हो गया, एक पहले यहाँ हो गया, 3 ओनर थे, तो जो लास्ट डेट हुआ उससे 60 इयर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद सूडोनोनिमस में क्या होता है, सूडोनोनिमस में होते हैं फॉल्स नेम। ठीक है, एनोनिमस हो गया, सूडोनोनिमस में फॉल्स नेम होते हैं। ठीक है, अब एक या एक से ज्यादा नाम है, हमें नाम पता है पर उनकी आइडेंटिटी नहीं पता, तो वो मर, तो कब से, फ्रॉम व्हेन दे डाई टू 60 इयर्स। ठीक है, अगर मल्टीपल थे तो हु लास्ट डाइड। ठीक है, अगर एक से ज्यादा नाम नेम भी पता है और उनकी आइडेंटिटी भी पता है, तो भी सेम डेट ऑफ डेथ देखेंगे कि कब उनकी डेथ हुई, और उसके बाद 60 इयर्स तक। अगर मल्टीपल है तो हु डाइड लास्ट। ठीक है, लास्ट वाला हम देखेंगे। अगर कोई नाम नहीं पता हमें, ठीक है, कोई नाम नहीं है बट हमें आइडेंटिटी पता है कि इस इंसान ने किया है, तो भी जब उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद के 60 इयर्स देखे जाएंगे। ठीक है, और अगर मल्टीपल है तो जो भी लास्ट में जो डाई, जिस लास्ट में जिसकी डेथ हुई उसके 60 इयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि आइडेंटिटी रिवील हो गई। अब ये आइडेंटिटी कब रिवील होती है, आइडेंटिटी इज डीम्ड टू बी रिवील्ड, कब डीम किया जाता है कि आइडेंटिटी रिवील हो गई, अगर जो ऑथर है और पब्लिशर है दोनों पब्लिक में डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर जो हमारी एपेलेट ट्राइब्यूनल है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो चुकी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आ गया सेक्शन 26, 27, 28 और 28A जो है वो स्पेसिफिक वर्क्स के साथ डील करते हैं। इसमें तो आइडेंटिटी थी कि भाई पहले में 22 में तो हमें क्लियरली पता है और ये सारे 4 वर्क की लाइन है। 23 में हमें आइडेंटिटी नहीं पता है। ठीक है, फिर 26, 27, 28, 28A क्या आगे, एक सर्टेन स्पेसिफिक अगर किसी ने क्रिएशन बनाई है किसी एक सर्टेन चीज से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया सेक्शन 26 में सिनेमाटोग्राफ्स, फिल्म्स हो गई। ठीक है, फिल्म्स हो गई, शॉर्ट फिल्म हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें। सेक्शन 27 में साउंड रिकॉर्डिंग्स हो गए। ठीक है, सेक्शन 28 क्या कहता है कि गवर्नमेंट अगर फर्स्ट ओनर है, गवर्नमेंट ने बनाया है, और सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी फर्स्ट ओनर है तो टाइमलाइन कितना होगा, तो टाइमलाइन होगा 60 ईयर फॉलोइंग द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, मान लो कोई फिल्म रिलीज हुई है, ये उसकी क्रिएशन है, या फिर पब्लिक को जो है वो डिस्प्ले हो गई, पब्लिक को एक्सप्रेस कर दी टेंजिबल फॉर्म में, तब से हमारा कॉपीराइट क्रिएट हो गया। इस ईयर में जो है उसकी पब्लिकेशन हो गई, फिल्म है तो उसको हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग है तो उसको हमने जो है वो पब्लिश कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट फर्स्ट ओनर है या पब्लिक अथॉरिटी फर्स्ट ओनर है तो हमने पब्लिश कर दिया। तो फॉलोइंग द ईयर, अगर इस साल में पब्लिश हुई है तो उसके जो अगले साल है फॉलोइंग द ईयर से 60 ईयर्स तक की जो है इसकी टाइमलाइन है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आफ्टर डेथ है, ठीक है, अगर मान लो कि वो पब्लिश होती है कब, आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। ठीक है, डेथ ऑफ ऑथर के बाद पब्लिश होती है, तो सेम ये डेथ हो गई, डेथ के बाद पब्लिश हुई, तो जब पब्लिश हुई तब से कितना 60 इयर्स। अगर जॉइंट ऑथर है तो लास्ट डाइड, जो भी लास्ट डेट था उसकी डेट से 60 इयर्स हो गए। ठीक है, बहुत सारे ऑथर हैं, इन सब की डेथ है, तो जो लास्ट डाइड है उसकी डेट से 60 इयर्स हो गए। ठीक है,
अगर कब है, कब का सीन है कि अगर ये इमीडिएटली मर गए बिफोर कॉपीराइट, या तो कॉपीराइट रजिस्टर किया या वर्क जो है उसे पब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद आ गया सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या कहता है कि सेक्शन 41 में एंट्रीज होती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। हमने अपनी फर्स्ट जो वीडियो में वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट्स में पढ़ा था कि सेक्शन 41 कहता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वर्क्स हैं इनको भी कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर जो गवर्नमेंट है वो इसे ऑफिशियल गेजेट में जो है वो रिकॉर्ड कर लेती है और रिकॉग्नाइज कर लेती है, ठीक है। तो सेक्शन 41 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री होगी और उसके भी पब्लिकेशन से 60 इयर्स तक जो है वो कॉपीराइट सबसिस्ट करेगा, ठीक है। अगर मान लो टर्नओवर हो गया, ठीक है, अगर मतलब आफ्टर टर्म इज ओवर, इट्स नॉट टर्न ओवर, अगर मान लो टर्म ओवर हो जाती है तो टर्म ओवर होने के बाद का इफेक्ट क्या होगा, वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। पब्लिक डोमेन में आ जाएगी मतलब हर कोई उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है और हर कोई उसे यूज कर सकता है, क्योंकि अब वो क्या बन गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है। तो ये इतना ही टाइमलाइन है जब तक हम अपने काम को खुद एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अनऑथराइज्ड यूज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आ गई और पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई, कोई भी उससे कुछ भी करे, पैसे कमाए, इट डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अब उसके राइट्स नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।